तो मूवी की स्टार्टिंग में हम हान को देखते हैं। हान रास्ते में चलते हुए अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था। वहीं उसी रूट में हान की मॉम म्यून सुक शॉपिंग करके जैसे ही बाहर निकलती है, वैसे ही कोई रॉबर उसके गले से उसकी चैन को खींचने की कोशिश करता है, पर म्यूंग सुक उस चैन को नहीं छोड़ती और इसी दौरान रॉबर की बाइक जमीन में गिर जाती है। बाइक के गिरने से रॉबर भी जख्मी हो चुका था, इसलिए वो गुस्से में आकर चाकू निकालकर हान की मॉम को स्टैब कर देता है, जिससे ह्यूंग सुक की वहीं उसी जगह मृत्यु हो जाती है और रास्ते में हान उनकी डेड बॉडी देखकर रोने लगता है। इसके बाद मूवी 7 साल आगे बढ़ती है और अब 7 साल बाद हान एक प्रोसिक्यूटर बन चुका था। इधर कोर्ट में हान एक सस्पेक्ट के खिलाफ बोलता है कि हमारा ये मानना है कि सस्पेक्ट को उसकी डेथ पेनल्टी देनी पड़ेगी। वहीं इसी दौरान हान को एक आदमी घूर रहा था। आगे कोर्ट से बाहर निकलते ही वो आदमी हान से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि वो मेरा कजन है, इसी के साथ मेरी तुमसे डील हुई थी। तो हान कहता है कि मैंने अपनी बात जज के सामने रख दी है, फैसला होना अभी बाकी है। ऐसा कहकर हान जाने लगता है, पर वो आदमी कहता है कि जरा विक्टिम के बच्चों के बारे में सोचो, मैं उनके बच्चों का तब तक ख्याल रखूंगा जब तक वो कॉलेज में जाने लायक ना हो जाएं। तो हान कहता है कि विक्टिम की फैमिली के लिए पैसों से भी बढ़कर है जजमेंट। तो दोस्तों, इससे हमें समझ आता है कि हान एक ऑनेस्ट प्रोसिक्यूटर है। आगे हान वहां से निकलकर जैसे ही बाहर जाता है, वैसे ही उसे उसकी सिस्टर मिन का कॉल आता है, जो कि हान से कहती है कि मुझे तुम्हें एक सरप्राइज देना है, तुम बस जल्दी से घर वापस आ जाओ। हान बोलता है क्यों, क्या हुआ? तब मिन जॉन बोलती है कि हमारी मॉम वापस लौट आई है और वो अभी मेरे साथ टीवी देख रही है। तो इसे सुन हान जल्दी से शॉक होकर अपने घर की तरफ निकल जाता है और इधर घर में वो एक और एक्स्ट्रा पेयर की शूज नोटिस करता है, जो कि उसी के मॉम के थे। हान जैसे ही कमरे में एंटर करता है तो उसे सच में उसकी मॉम म्यूंग दिखती है। इसे देख हान शॉक हो जाता है, लेकिन हान की सिस्टर काफी खुश होती है क्योंकि किसी तरह से उसकी मॉम उनके पास वापस आ गई थी। अब म्यूंग हान से कहती है कि तुम जरूर भूखे होगे, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ऐसा कहकर वो किचन की तरफ निकल जाती है, पर तभी वहाँ पर हान के नेबर्स आ जाती हैं। वो सारे नेबर्स बगैर कुछ सोचे बस इस बात पर यकीन कर लेती हैं कि सच में हान की मॉम वापस आ गई है। इधर वे लोग हान की मदद से इसी बारे में पूछने लगते हैं कि उसने हेवन में क्या देखा, क्या वो जीसस से मिली थी या फिर उसे उसके किलर से न्याय मिला। तो इसे सुनते ही म्यूंग रुक जाती है और अचानक से वहाँ के लाइट बल्ब फ्यूज होने लगती हैं, जिसके बाद म्यूंग हान की तरफ चाकू लेकर बढ़ती है, पर गलती से वो चाकू वहाँ के एक नेबर को लग जाता है, जिसके बाद म्यूंग बेकाबू होकर हान को देखते हुए गुस्से से इधर उधर की चीजें फेंकने लगती है, पर किसी तरह से सारे नेबर्स उसे पकड़ लेती हैं और म्यूंग अचानक से बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पर म्यूंग को लेने एम्बुलेंस आती है, पर एम्बुलेंस के पीछे पुलिस की गाड़ी भी खड़ी थी, जिसे हान की सिस्टर ने एम्बुलेंस को बुलाते वक्त गलती से कॉल कर दिया था। आगे पुलिस की टीम हॉस्पिटल जाकर वहां के डॉक्टर से म्यूंग की बॉडी का कुछ सैंपल निकलवा लेती है। वहीं हान की नज़र इंस्पेक्टर सॉन्ग युंग पर जाती है। इसके बाद पुलिस टीम की मीटिंग में सॉन्ग युंग बताता है कि ऐसा ही केस सबसे पहले यूएसए में देखा गया था, जहां पर 6 साल की एक लड़की अचानक से जिंदा होकर वापस आ गई थी और उसने उसके किलर का नाम बता दिया था, जिसने उसका रेप करके उसका मर्डर किया था और इसके बाद वो किलर पकड़ा गया। ऐसा ही सेम केस मकाऊ में भी देखा गया था, जहां पर 5 औरतों ने ऐसा दावा किया था कि वही वो औरतें हैं जो शहर से गायब हो गई थी और उन्हीं में से 2 ने एग्जैक्ट जगह भी बताई थी जहां उनकी बॉडी को किलर ने दफना दिया था। और एक दिन उन 5 औरतों ने अपने किलर को ढूंढकर बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया और फिर अचानक से राख बनकर पैरानॉर्मल तरीके से गायब हो गई। दोनों ही केसेस में विक्टिम वापस रियल लाइफ में आए थे ताकि अपने गुनहगारों को सजा दे सके। इन्हें एक स्पेशल नाम दिया गया है आरवी, यानी कि रेजरेक्टेड विक्टिम्स। और म्यूंग, जिसका एक रॉबरी के दौरान मर्डर हो गया था, वो कोरिया की पहली इसी तरह की विक्टिम है। इसी के साथ इस केस में भी किलर अब तक लापता है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ये केस मीडिया तक पहुंचने से पहले ही सॉल्व हो जाए, ताकि इसे ज्यादा लोग पैनिक ना हो। इसके बाद पुलिस स्टेशन में सारा नाम के एक स्पेशल ऑफिसर को बुलाया जाता है, जो कि इसी तरह के केसेस को पहले भी हैंडल कर चुकी थी। सारा अपने सीनियर के पास जाती है और सीनियर उसे पूरा केस बताने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर योंग हान से कहता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आई कि प्रोसिक्यूटर बनने के बाद तुमने म्यूंग यानी अपने मॉम के केस को फिर से इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश क्यों की थी। तो हान कहता है क्योंकि उस केस में काफी सारी बातें बेतुकी थी। जैसे सीसीटीवी फुटेज के अनुसार पुलिस का मानना था कि मर्डर सिर्फ एक ही आदमी ने किया है, लेकिन बाद में पुलिस के
हाथ बॉडी के अंदर 2 से ज्यादा डीएनए लगे और साथ ही एक आई विटनेस भी मिला जिसने मॉम के पहले किलर को पकड़वाने में हेल्प की थी और उस किलर का डीएनए मैच हो गया। लेकिन जब पुलिस उस क्राइम पार्टनर को ढूंढने गई तो उसका डीएनए मैच नहीं हुआ। इसलिए मैंने इस केस की सारी फाइलें मांगकर इस केस को दोबारा से जांच करने की कोशिश की थी, पर मुझे बस इतना पता चल पाया कि मॉम का दूसरा किलर एक चाइनीज आदमी है। बस इसके बाद सीन सारा और उसकी टीम पर आता है। इधर सारा को हान पर शक था क्योंकि पुरानी फाइल से सारा को पता चल गया था कि हान की मॉम ने मरने से पहले खुद का $5 लाख का इंश्योरेंस करवाया था और मरने के बाद अगर हान चाहे तो वो पैसे उसके हो सकते हैं। सारा कहती है कि अक्सर किलर मर्डर करने के बाद क्राइम सीन में दोबारा जाता है, ये देखने की कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हुई है और शायद हान भी केस को दोबारा से जांचने के दौरान यही पता लगाने गया होगा, मतलब बेटे ने ही मदर का कत्ल किया है। हमें हान के पुराने रिकॉर्ड्स पता करने पड़ेंगे। ऐसा कहकर सारा 2 ऑफिसर्स को भेज देती है ताकि वो हान से जुड़ी फाइल्स और सीसीटीवी ला सके। हान को ट्रैफिक के बीच दिखाया जाता है और इधर हान को वो मेमोरी याद आती है जब म्यूंग मर रही थी। यहाँ हान अपनी मॉम की तरफ देखने लगता है पर इतने में ही सामने से एक बच्ची गुजरती है जिसे देख हान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। पर तभी हान की मॉम उठकर चिल्लाती है कि आखिर तुमने मुझे इग्नोर कैसे किया। अब इसके बाद हान होश में आता है, मतलब ये सब हान का सपना था और अब हान अपने ऑफिस में था। अचानक से हान को उसकी बहन कॉल करके बताती है कि मॉम के डिस्चार्ज होती ही वह सब थाईलैंड चलेंगे, तो इतने में ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और मिन का सेलफोन सिग्नल भी कैच नहीं कर पाता। दरअसल पुलिस टीम इस केस को जितना हो सके पब्लिक नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए बाहर से नेटवर्क वगैरह बंद हो रहे थे। आगे अगले सीन में हम हान को पुलिस इंस्पेक्टर सॉन्ग यूंग के साथ देख पाते हैं। सॉन्ग हान की मॉम को देखकर कहता है कि उनका मेटाबॉलिज्म खत्म हो गया है, ब्रेन वेव्स भी कमजोर पड़ रही हैं और बॉडी कोमा में है। कई बार हम ह्यूमंस जजमेंट करने में नाकामयाब हो जाती हैं, लेकिन रेजरेटिंग विक्टिम्स सही गुनहगार को ढूंढकर उसे अपना बदला ले लेती हैं। मैंने ऐसे ही विक्टिम्स पर इंटरनेट में 100 से भी ज़्यादा केसेस और वीडियोस देखी हैं। तब हान कहता है कि फिर भी आपको लगता है कि आप ये सारी बातें फैलने से रोक सकेंगे। तब इंस्पेक्टर कहता है कि अगर तुम ढूंढो तो इंटरनेट पे तुम्हें यूएफओ पर बनी कई सारी वीडियोस दिखेंगी, पर उन पर कोई विश्वास नहीं करता और अगर ये केस लोगों तक पहुंच गया तब तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दरअसल इस तरह के विक्टिम्स को किलर की पहचान होती है और वो अपने असली किलर को मारने से कभी नहीं चूकते। तब हान कहता है कि क्या ये कभी गलत हो सकती है, तो इंस्पेक्टर कहता है कि आज तक तो ऐसा नहीं देखा गया। फिर हान बात को पलटते हुए कहता है कि हमें किसी तरह से मॉम के किलर को ढूंढना होगा। आगे हान अपने ऑफिस जाता है जहाँ पर उसके एम्प्लॉय बताते हैं कि उसके लिए किसी अनजान नंबर से कॉल आया था। वो आदमी आपकी मॉम को जानता था और आपसे बात करना चाहता था। तो हान कहता है कि उसका नंबर ट्रैक करो और मुझे बताओ। ऐसा कहकर हान अपने सस्पेक्ट लिस्ट चेक करने लगता है। दरअसल इसमें मर्डर के बाद जितने भी चाइनीज लोग शहर से बाहर गए थे उनकी लिस्ट थी, क्योंकि हान को ऐसा शक था कि अगर किलर उस वक्त नहीं मिला था, मतलब किलर मर्डर के वक्त कहीं और दूसरे शहर में था। वहीं सारा को हान पर ही शक होता है, इसलिए वो एक ऑफिसर के साथ हान की सिस्टर मिन के घर जाती है। मिन बताती है कि बचपन में उनके फादर गुजर गए थे, इसलिए उन दोनों की सारी जिम्मेदारी उनकी मॉम ने ही पूरी की थी। मॉम को हान की सबसे ज्यादा फिक्र रहती थी, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा इंश्योरेंस भी लिया था। तब इतने में ही सारा को कॉल आता है। इसमें सारा का जूनियर सीसीटीवी कैमरा के थ्रू हान पर नजर रख के बताता है कि हान एक इन्वेस्टिगेटर के साथ काफी जल्दी से कहीं जा रहा है। दूसरी तरफ हान को दिखाते हैं जो कि चाइना टाउन में जाता है और हान का इन्वेस्टिगेटर वहाँ के ड्रग माफिया से कुछ बात करके हान को बताता है कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो आदमी ठीक तुम्हारी मॉम के मर्डर के दिन बहुत सारे पैसे लेकर शहर से भाग गया था और कल रात को ही वो यहाँ फिर से वापस आ गया है। उस आदमी का नाम केंजी है। तो इसके बाद वो इन्वेस्टिगेटर केंजी के एड्रेस पर डिलीवरी मैन बनकर जाता है और जैसे ही केंजी डोर खोलता है वैसे ही ये दोनों उस पर हमला कर देती हैं, पर केंजी दोनों को मारकर वहां से ऊपर छत की तरफ से भाग जाता है, जिसे देख हान भी ऊपर जाता है और इतने में ही उसे सामने से एक लड़की दिखती है जो वही थी जिसे हान ने मर्डर के वक्त देखा था। पर तभी केंजी छिपकर पीछे से हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर पुलिस आकर उसके पैर पर शूट कर देती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। आगे एक डॉक्टर जॉन को बुलाया जाता है जो कि इससे पहले आरवी वाले केस को हैंडल कर चुके थे।
जॉन कहता है कि आरवी को एंशिएंट लैंग्वेज में बदला यानी कि रिवेंज कहा जाता है। फैक्ट की बात यह है कि आरवी ज्यादातर बारिश में दिखते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि ह्यूमन बॉडी 80% वाटर से बनी हुई है। ऐसा बताने के बाद जॉन म्यूंग से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है। जॉन कहता है कि आप ऑलरेडी मर गई हैं, फिर आप यहाँ दोबारा क्यों आई? तो म्यूंग कहती है कि किलर से अपना बदला लेने। जॉन कहता है क्या आपका मर्डर आपके बेटे ने किया है क्योंकि आपने उसे मारने की कोशिश की थी? तब म्यूंग कहती है कि वो मेरा किलर नहीं था, पर उसने मुझे मरने पर मजबूर किया था। इसके अलावा म्यूंग इन्हें कुछ बता नहीं पाती। दूसरी तरफ हान फोरेंसिक पेपर लेकर अपनी गाड़ी में जाकर इन्वेस्टिगेटर को बताता है कि जिस आदमी को 7 साल पहले पकड़ा गया था वो आदमी असल में निर्दोष था और जो डीएनए मेरी मॉम की बॉडी से मिले थे वो उसके नहीं थे बल्कि केंजी के थे। मतलब किसी आदमी ने उसके डीएनए से छेड़छाड़ करके ये सब किया था और इस वक्त भी दूसरे डीएनए वाला किलर गायब है। आगे सैरा को दिखाया जाता है जो कि केंजी से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। यहाँ एक पुराने डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि केंजी ने चाइना में 2 मर्डर किए थे, इसीलिए वो कोरिया आया है ताकि वो वहाँ से पुलिस से बच के भाग सके। इसे देखने के बाद सैरा उसे हान की फोटो दिखाती है और कहती है कि क्या जो आदमी तुम्हारे साथ था वो यही था? तो केंजी इससे पहले कुछ बोल पाता एक ऑफिसर आकर सैरा को बताता है कि हमें म्योंग के बारे में कुछ पता चला है। ऑफिसर सैरा को बताता है कि जिस दिन हान की मॉम का मर्डर हुआ था उसी के थोड़ी दिन पहले एक आदमी और उसकी बेटी योनजू का भी रोड में एक्सीडेंट हुआ था। पर अजीब बात यह है कि मरने से पहले हान की मॉम म्योंग ने 2 इंश्योरेंस करवाए थे, पहला हान के लिए और दूसरा योनजू के फैमिली के लिए। तो सैरा उन दोनों की फोटोज देखने लगती है जो उसी रात एक्सीडेंट में मारे गए थे। वहीं हान केंजी के पास जाकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम उस हादसे में वहाँ पर थे, तुम्हारे साथ कोई और भी था। तो केंजी याद करके बताता है कि मैं उस औरत से उसका बैग छीनकर भाग रहा था, पर तभी मेरे बाद वहाँ एक आदमी आया और उस लेडी को पागलों की तरह खंजर से मारने लगा। मुझे नहीं पता कि वो आदमी ऐसा क्यों कर रहा था। तो हान कहता है कि वो आदमी कैसा था। हान के इस सवाल के साथ ही सीन कट होकर सॉन्ग यून पर आता है जो कि सैरा से कहता है कि ये केस हमारी टीम हैंडल करेगी और हमें प्रोसिक्यूशन और पुलिस ने परमिशन दे दी है। आगे सॉन्ग यून के टीम मेंबर्स म्योंग को किसी तरह से कॉन्शियस हालत में लाकर केंजी को उसके सामने पेश करती हैं। केंजी को देखते ही म्योंग उठकर उसका गर्दन काफी बुरी तरह से मोड़ देती है और जमीन में बेहोश हो जाती है। इसके बाद केंजी की डेड बॉडी को उसी रात सीक्रेटली सी में छोड़ दिया जाता है ताकि ये बॉडी अगर लोगों को मिले तो ये सुसाइड लगी और इस केस के बारे में मीडिया को पता न चले। दूसरी तरफ सैरा मिन को योनजू यानी कि विक्टिम की फोटो दिखाती हुई कहती है कि जिस वक्त इसका एक्सीडेंट हुआ था उस रात हान ड्रिंक करके बार से बाहर निकला था। इसी के साथ योनजू की डेड बॉडी से कुछ किलोमीटर दूर उसके फादर किम की भी डेड बॉडी मिली थी। साथ ही में तुम्हारी मॉम ने योनजू की बची हुई फैमिली को सीक्रेटली कुछ इंश्योरेंस दिया था। मुझे पता है कि तुम इस बारे में काफी कुछ जानती हो और तुम्हें वो सारी बातें हमें बतानी होगी। अब सीन कट होकर हान और सॉन्ग यून पर आता है। इधर सॉन्ग यून ने उस दूसरे किलर को ढूंढ लिया था। सॉन्ग यून हान को एक सीसीटीवी दिखाता है जिससे पता चलता है कि हान की मॉम का मर्डर किम ने किया था और मर्डर करने के बाद वो अपने आप गायब हो गया था। मतलब म्यूंग को मारने वाला किम का रेजरेक्टेड विक्टिम था। इसे देखकर हान कहता है कि इसका मतलब किम के मर्डर के पीछे मेरी मॉम का हाथ था और इसीलिए किम ने आरवी बनकर उनसे अपना बदला लिया। सॉन्ग यून कहता है कि किम की मौत 2 दिसंबर 2006 में एक एक्सीडेंट से हुई थी। साथ ही में उसकी बेटी योनजू को भी किसी ने मार डाला था और मरने वाले ये दोनों ही तुम्हारे नेबर्स थे। तो इसके बाद हान अपनी मॉम के उठने का वेट करते हुए हॉस्पिटल के बाहर जाता है, पर तभी उसे एक कॉल आता है जिसमें हान का असिस्टेंट कहता है कि जिसने आपको उस दिन कॉल किया था आपकी मॉम के बारे में कुछ बताने के लिए, उसका पता हमें चल गया है। उस आदमी का नाम पार्क है। वो पहले पुलिस हुआ करता था पर अचानक से उसने रिजाइन कर दिया। तो हान जल्दी से ऑफिसर पार्क के घर जाने लगता है। वहीं सैरा ने पार्क को ट्रैक कर रखा था और वे उसके पीछे जा रही थी। इधर सैरा को पता चलता है कि जिस डॉक्टर ने डीएनए बदला था वो अब किसी दूसरे देश चला गया है और उसने डीएनए गलती से बदला था। हान पार्क के घर पहुंचता है पर इधर पहले से ही सैरा हान को ट्रैक करके यहाँ पहुंच चुकी थी और इधर इन्हें उस पुलिस इंस्पेक्टर पार्क की लाश दिखती है। मतलब वो इनके आने से पहले ही मर चुका था।
फिर नेक्स्ट सीन में सारा समझ जाती है कि उसने हान पर बेकार में ही शक किया था, इसलिए वो हान को एक लेटर देती है जो मरने से पहले ऑफिसर पार्क ने हान के लिए लिखा था। हान इस लेटर को पढ़ता है और मूवी साल 2006 के फ्लैशबैक में जाती है, यानी जब पार्क पुलिस में था। इधर रात के 1 बजे पार्क को एक लड़की मिली थी जो कि योनजू थी। योनजू पार्क से हेल्प मांग रही थी क्योंकि उसके फादर किम ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखा था और उनकी हालत काफी खराब थी। तो पार्क को ऐसा लगता है कि योनजू के डैड कल सुबह होश में आ जाएंगे, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। वहीं उसी रात हान की मॉम ऑफिसर पार्क के स्टेशन जाकर उसे काफी सारे पैसे ऑफर करती है और कहती है कि उसने ये सब गलती से किया, आप ऐसा कह देना कि उस ट्रक को मैंने चुराया था। तो पार्क मान जाता है और छिपकर उस चोरी किए ट्रक को उसके मालिक तक वापस लौटा देता है। अगले दिन पार्क को लगता है कि ट्रक का मामला सॉल्व हो गया है, पर उसी दिन रास्ते में पार्क को योनजू की डेड बॉडी मिलती है जिसका पिछली रात किसी ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। इसे देखने के बाद पार्क समझ जाता है कि वो इनडायरेक्टली किसी क्राइम में फंस गया है और अब वो किसी को भी सच नहीं बता सकता। इसके बाद पार्क पुलिस से रिजाइन कर देता है क्योंकि उसे हर जगह योनजू दिखने लगी थी। आगे पार्क ने लिखा था कि ये पूरा केस प्रोसिक्यूटर हान से जुड़ा हुआ है और उसी को सब कुछ पता है। तो अब प्रेजेंट में सारा हान से कहती है कि इस एविडेंस के थ्रू हम तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकते, पर तुम जरूर कुछ जानते हो। तो हान कहता है कि मुझे सच में नहीं पता कि उस रात मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था। ऐसा कहकर हान अपनी गाड़ी लेकर उस पार की तरफ पहुंचता है जहां वो योनजू के एक्सीडेंट की रात को था। इधर हान खुद को अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करता हुआ देखता है। ये सभी पास होने की खुशी में पार्टी कर रहे थे। हान ड्रिंक करने के बाद काफी अनकॉन्शियस हो गया था और इसी हालत में उसे अपनी मॉम दिखती है जो कि एक ट्रक के पास सब्जी बेच रही थी और उस ट्रक का मालिक आकर उसकी मॉम से बुरी तरह से बात कर रहा था और यहाँ से जाने को कह रहा था। वहीं हान ये सब देखकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और तभी प्रेजेंट में हान योनजू की आरवी को एक बस के अंदर चढ़ता हुआ देखता है और उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ न्यूज देखते वक्त सारा अपने असिस्टेंट से कहती है कि कितने सारे केसेस होंगे जो हम सॉल्व नहीं कर पाते और उन केसेस में किलर कभी पकड़े नहीं जाते। तब असिस्टेंट कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। सारा बताती है कि शायद हान की मॉम कोरिया की पहली आरवी नहीं है। सारा के इतना कहते ही सीन बस के पैसेंजर पर आता है जो कि काफी परेशान थे क्योंकि बस रुक नहीं रही थी। हान ड्राइवर से बस को रोकने को कहता है तो ड्राइवर बताता है कि ब्रेक काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये सब योनजू की आरवी बस में बैठकर कर रही है। अब इतने में ही हान सामने से एक ट्रक आता देखता है और हान की गाड़ी मोड़ते ही कई सारी गाड़ी पीछे टकरा जाती है। हान गाड़ी से बाहर निकलकर देखता है तो बस रुक चुकी थी और अब हान को सब कुछ याद आ गया था, जिसके साथ पूरी मूवी रिवील होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हान उस ट्रक ड्राइवर से बदला लेने के लिए नशे की हालत में उसकी ट्रक चोरी कर लेता है, पर रास्ते में जाते वक्त हान का सेलफोन रिंग होने लगता है जिसके कारण बीच रास्ते में ही ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है। पर हान ट्रक को दोबारा से किसी तरह कंट्रोल करके जाने लगता है। इसके कुछ देर बाद हान की मॉम और उसकी सिस्टर ट्रक को उनके घर के पास देखकर शॉक रह जाती हैं। म्योंग मिन से प्रॉमिस करने को कहती है कि वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। आगे म्योंग अकेले ही उस ट्रक को लेकर वापस जाने लगती है, पर बीच रास्ते में उसे कुछ दिखता है और वो आगे जाकर देखती है तो ये योनजू की लाश थी जिसका गलती से कॉल रिंग होने के दौरान हान ने एक्सीडेंट कर दिया था। म्योंग के ऐसा देखते ही वहाँ पर लड़की का फादर किम योनजू को ढूंढते हुए आता है और ये सब देखकर वो समझ जाता है कि म्योंग ने ही उसकी बेटी का एक्सीडेंट किया है। ये देखकर म्योंग जल्दी से ट्रक में बैठ जाती है और किम उसका पीछा करने लगता है, लेकिन रास्ते में गलती से म्योंग के ट्रक से किम का भी एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके अगले ही दिन हान उठकर म्योंग को सामने देखकर कहता है कि क्या हुआ। म्योंग कहती है कि तुमने कल रात काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, पर लकीली उस रात कुछ नहीं हुआ। ये सब याद करते हुए हान गाड़ी चलाते चलाते ड्रम से टकराकर गिर जाता है और योनजू उसके सामने होती है, पर तभी योनजू के पास म्योंग आती है और कहती है कि उस एक्सीडेंट में गलती हान की नहीं थी बल्कि मेरी थी। ऐसा कहकर म्योंग खुद को मारने लगती है, पर हान गाड़ी से बाहर आकर उन्हें रोकता है और कहता है कि ये सब मेरी गलती थी। ऐसा कहकर हान एक ट्रक के सामने आ जाता है। वहीं म्योंग योनजू से हान को छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद एक जोर का धमाका होता है और हान अपने आप ही साइड हो जाता है और वह दोनों रेजरेक्टेड विक्टिम्स भी एक साथ गायब होने लगती हैं। आगे वो टाइम दिखाया जाता है जब हान का सिलेक्शन हो गया था और पिछली रात के बारे में हान पूरी तरह से भूल चुका था। इसे देख म्योंग भी खुश थी क्योंकि उसने कल रात हुए पूरे इंसिडेंट को पूरी तरह से कवर कर दिया था और अब हान एक प्रोसिक्यूटर बन सकता था क्योंकि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था।
प्रेजेंट में हान कोर्ट में अपील करता है कि उसे उस छोटी बच्ची के गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। हान इधर एक बात बताता है कि जब वो रोड क्रॉस कर रहा था तब उसकी मॉम उसका वेट कर रही थी। मैं चाहता तो भागकर उनके पास जा सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं परेशान नहीं होना चाहता था, जबकि मेरी मॉम ने मेरी करियर के लिए अपनी पूरी जिंदगी परेशानी में डाल दी थी। तो इसे सुनने के बाद जज फैसला सुनाता है कि रेजरेक्टेड विक्टिम्स आज तक अपना बदला लेकर जजमेंट करने में कामयाब हुए हैं, पर उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, मतलब यही असली जजमेंट है। तो इसी के साथ हान को छोड़ दिया जाता है और ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो में।